नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, ये एडिटोरिया का ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर को बुक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये है 13 से 25वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चंस, उसका प्रश्न पत्र है। तो आइए इतिहास से शुरू करते हैं, जिसमें प्राचीन भारत सबसे पहला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह जो है वो है लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, लोथल का खोज जो है 1954 ईस्वी में SR राव द्वारा किया गया था। कब? 1954 में खोज किया गया था SR राव के द्वारा। अच्छा, इस स्थान से मृदभांड, मुहर तथा कई अन्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था वो है स्कंद गुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया है उसका क्या नाम है? तो स्कंद गुप्त। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। कल्हण की पुस्तक का नाम राज तरंगिणी है। कल्हण की पुस्तक का नाम राज तरंगिणी है। इसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तार मिलता है। ठीक है, और राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो वर्णित है जूनागढ़ का। जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 BC में। 540 BC में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनको 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष नदी था, रिजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष के नीचे कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, की प्राप्ति हुआ था। और 468 BC में इनका पावापुरी में देहांत हो गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में 563 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम महामाया था। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। दूसरा, अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह गिरिवर्ज में थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह गिरिवर्ज में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश का नाम था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। देखिए, 256 ईस्वी पूर्व में बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 12 का आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वो कौन था जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। अकबर ने तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया था। देखिए, मुगल बादशाह का जो अकबर का शासनकाल था वो था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी को कम करने हेतु दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही की स्थापना की। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। देखिए, 1562 में, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ डेट याद करवा देता हूँ। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। किसका? दास प्रथा का। और 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर। और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया, इबादत खाना का स्थापना। और मजहर की घोषणा
1579 में किया। मजहर की घोषणा 1579 में। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तब वो किया गया दोस्तों जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। 16 नंबर आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1880 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1880 में हुआ था। देखिए मद्रास महाजन सभा का स्थापना ऑप्शन के हिसाब से इसमें 1880 दिया गया है, लेकिन बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ है। रामास्वामी मुदलियार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। इस ऑप्शन में दिया गया 1880 और आंसर में टिक लगाया गया, यानी बीपीएससी ने 1880 माना है और जो बुक्स में एक्सप्लेनेशन मिलता है वो 1884 का मिलता है। मैंने दोनों बातें बता दिया है। अब देखते हैं, आपको 18 क्वेश्चन दिखाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। 20 नंबर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। जिसका उद्देश्य था स्वदेश औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कौन सा था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो वो मशहूर थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। 24 गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। हमने इसको पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान में आ गया, पर गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो वो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अभिनव भारत में से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं वीडी सावरकर। अभिनव भारत से संबंधित हैं वीडी सावरकर। देखिए 1899 में मित्र मेला का संगठन का स्थापना हुआ था। 1904 में इसका विलय अभिनव भारत में कर दिया गया था। कब विलय किया गया था? तो 1904 में अभिनव भारत में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ध्यान दीजिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन से है, गांधी जी के द्वारा बोला गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर। 29 कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावेटस्की ने की। मैडम
HP ब्लावेट्स्की ने की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। देखिए, इसकी स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावेट्स्की ने द्वारा की, जिसका उद्देश्य था विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य था, सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। सोसाइटी का आदर्श वाक्य क्या था इस सोसाइटी का? तो सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। देखिए, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये पुस्तक M.N. रॉय के द्वारा लिखा गया था। इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. रॉय के द्वारा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी, गीता रहस्य तिलक के द्वारा और इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. रॉय के द्वारा लिखा गया था। केसरी नामक पत्रिका भी तिलक के द्वारा लिखा गया था। भारतीय शांति के जनक तिलक को भी कहा जाता था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। स्वशासन सुनिश्चित करना था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। राज्य विशेष देखते हैं, बिहार विशेष। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो वो हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के कारण। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था। दीप नारायण सिंह का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इस अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। भागलपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में है। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मधोलकर थे। और दूसरा अधिवेशन कांग्रेस बिहार में हुआ था। बिहार का दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। वो हुआ था 1921 ईस्वी में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। श्रीमती सरला देवी ने किया था इसकी अध्यक्षता। सरला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तब वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहवा के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भराहवा के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तब वो थे पुरुलिया से। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो पुरुलिया से थे। पुरुलिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल के एक विद्यालय के अध्यापक थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह राजा थे। ये तो बहुत ही आसान है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो दिया था बिहार उड़ीसा से। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो बिहार उड़ीसा के क्षेत्र से। निम्न किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो वो है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है हाजीपुर।
पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? तो पटना स्थित नहीं है, नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। तो पटना। देखिए, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कलकत्ता तक है। इस पर बिहार के सासाराम, औरंगाबाद, मोहनिया शहर स्थित है। सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया, सासाराम, मोहनिया और औरंगाबाद बिहार का 3 जिला स्थित है। लेकिन अब आपको हम नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3 के बारे में बताते हैं। नेशनल हाईवे जो है दिल्ली से आगरा, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कलकत्ता, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से आगरा, नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई के बीच है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा है कहाँ से कहाँ तक का? तो काठमांडू काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ कहाँ से जुड़ा है? तो काठमांडू से जुड़ा है, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। बिहार के निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो वो कहाँ से कराई जाती है? तो डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के साथ। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, तो वो कितना किया है? 35। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया, तो वो है प्रधान जाति के हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो वो कितने थे? तो 6। कौन से? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विभाजन पूर्व पूछ रहा है कि कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के थे? तो आदित्यपुर मतलब 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार की उस योजना का नाम बताएं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। आप देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वो है शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संशोधन कब आया? तो 2002 के द्वारा आया, जिसमें 21 के जो अनुच्छेद है 21 का उसमें बात किया गया कि शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? हालांकि ये करंट से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2010 से भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 से भारतीय संविधान में शामिल है। तो क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? तो 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए हैं। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो वो प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए,
60 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। देखिए, इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट आपको याद कराते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 याद रखिए, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। जो अनुच्छेद 110 है भारतीय संविधान में, वो धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। उसमें धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु इस विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें निम्न विषयों में संबंधित प्रावधान हो। पहला पॉइंट याद रखिए कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ जमा करना हो या निकालना हो। क्या है पहला पॉइंट? भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ जमा करना हो या निकालना हो। दूसरा पॉइंट याद रखिए, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना और नियमित करना या किसी अधिकार में कोई परिवर्तन करना हो। क्या है दूसरा पॉइंट? भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिकार में कोई परिवर्तन करना हो। और तीसरा पॉइंट क्या है? कर लगाना, कम करना या उसमें कोई परिवर्तन करना हो। कर लगाना या कम करना या उसमें कोई परिवर्तन करना हो। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संविधान निराकरण का अधिकार। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो है एक त्रिस्तरीय समिति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 आर्टिकल के तहत। 352 आर्टिकल के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि बाकी इसके बाद सही है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। और डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था। यह देश का सर्वोच्च अदालत है। उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालयों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। 65 नंबर, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो कि ग्राम पंचायत था, दूसरा में पंचायत समिति था और तीसरा में जिला परिषद था। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने किसकी? तो पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय सरकार की। भौतिक भूगोल से आप देखिए, दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण। लोम मिट्टी यानी दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तब वो मिलता है चिकनी मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में किसका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो बलुई मिट्टी में। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो बलुई मिट्टी। महाद्वीप अलग हुए कैसे?
तो विवर्तनिका क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तब वो है निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ये सौर मंडल का ग्रह है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, कितना है? तो 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 19 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। अब देखते हैं भारत का थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लेते हैं। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत नदियां हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? लवणता, नदियां। अब देखते हैं भारत का भूगोल से क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो है फतेहपुर, गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी कानपुर, उत्तरकाशी, भागलपुर ये सारे के सारे गंगा के किनारे हैं। साहिबगंज, हरिद्वार, वाराणसी, भागलपुर, पटना, इलाहाबाद, कानपुर सब गंगा नदी के किनारे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। कहाँ है? झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, वो कौन कौन हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 2001 ये छोड़ दीजिए। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर के। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से पंजाब होगा, लेकिन ये भी चेंज होते रहते हैं, यानी भी पंजाब होगा। 2001 ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि जनगणना है 2001 का। अब देखते हैं 20 भूगोल का। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत ही छोटा सा सवाल है। चीन में है। चीन में। तकलामकान कहाँ है? चीन में है। यह एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है। हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मनदेव जोड़ती है। बाब अल मनदेव को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और यूएई का रियाद और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। सिडनी शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये कैपिटल नहीं है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। ये उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलिए अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो वो क्या कौन होते हैं? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? तो ये हुआ था 1970 से 1980 के दौरान। 1970 से 1980 के दौरान भारत में राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में आंसर है 1 2 3 4 चारों विकल्प सही हैं। फिर से एक बार सुनाता हूँ क्वेश्चन को पढ़ के। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें और कौन से सही हैं ये पहचान करें। तो चारों ही पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है।
नेक्स्ट, भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत मिश्रित तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 94, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। भारत की कोयला उद्योग में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 94 का डी में हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 चारों ही इसमें सही हो रहा है, तो बी होना चाहिए इसका ओरिजिनल आंसर। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयले संचालन में बाधा। निम्न कोटि का, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दीजिए, गलत है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। इसका चारों ऑप्शन सही होंगे, मेरी तरफ से ले लीजिए चारों आंसर सही। कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। दूसरा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा, कार्य संचालन कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चाल योजना के बारे में, इसको छोड़ दीजिए, करंट से। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था कब? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 1950 में हुआ था भारत में योजना आयोग का स्थापना। साइंस स्टार्ट हो गया। भौतिक का पहला प्रश्न एक ही प्रश्न है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर में, 400 से 700 नैनोमीटर। अगर इसको प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। केमिस्ट्री से देखिए, खनिज क्या है यानी मिनरल्स क्या है? तो उपयुक्त सभी है। अकार्बनिक ठोस भी है, गैस भी है, द्रव भी है। खनिज द्रव भी है, गैस भी है और अकार्बनिक ठोस भी है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत आम्ल और मजबूत क्षार से एक खाने का नमक बनता है। 100 क्वेश्चन नंबर हो गया। 101 देखते हैं जीव विज्ञान से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हैलोफाइट। क्या कहते हैं? हैलोफाइट। और देखिए, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले फैलों को हैलोफाइट कहा जाता है। शुष्क स्थानों पर जो कि मरुस्थलीय बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट वो कहा जाता है कि मरुस्थलों में शुष्क स्थानों पर या बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। और जबकि जलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है, जलीय क्षेत्र वाला। पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है सक्यूलेंट कहलाता है, जिसे काटने पर जल या रस बूंद आदि मिलते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो वो बनता है उपयुक्त सभी से। जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से और भू आकृतिक घटकों से। पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से और भू आकृतिक घटकों से। संवहनीय वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है, जाइलम टिश्यू से जाता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो शाखा। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? शाखा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। उपयुक्त। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उपयुक्त सभी से। जीन से सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग, जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग। बी क्रोमोजोम में बदलाव से। जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से। क्रोमोजोम में बदलाव से। जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। 111, भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य है। भारत का गेहूँ उत्पादक राज्य है, तब वो कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ से अब करंट अफेयर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है।
भारत के देखिए एक क्वेश्चन और है, करवा देते हैं 112। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो वो होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अब आप लोग से मिलता हूँ, अब अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।